ओके, लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 24। ठीक है, तो ये वाली जो केस स्टडी है हमारी, ये सारी अपनी ऑडिटर्स के ओपिनियन के ऊपर है। अपनी ऐसे 700 की जो सीरीज़ है ना, 70 और 700 705, ये वाले ऐसे इसमें एप्लीकेबल होंगे। इसके अंदर अपन को सारे केस सिनेरियो पढ़ने पड़ेंगे केस स्टडी में से, कि ए वाला पॉइंट पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अपन देख लेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके, As regard description regarding revenue generated through cash sales of a company, which of the following statement is most appropriate in terms of HA 705? 705 के अंदर अपने पास 3 ओपिनियन होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेम। ठीक है, आपको ये मत बोल देना कि क्लीन ओपिनियन कहा गया। क्लीन ओपिनियन एज पर 700 जाता है। ठीक है, जब भी मॉडिफाइड की बात आ जाती है तब अपन 705 में आते हैं, और 705 के अंदर 3 ही मॉडिफाइड ओपिनियन है अपने पास, जिसमें से पहला है क्वालिफाइड, सेकंड है एडवर्स और थर्ड है डिस्क्लेम। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। हालांकि ये ऊपर लिखा हुआ है कि सी एस सार्थक इन द मिड्स ऑफ फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 4 क्लाइंट्स। अपने कोई 4 अलग अलग क्लाइंट से सी एस सार्थक जो है उसकी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट कर रहा है, फाइनलाइज कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट को, मतलब बिल्कुल फाइनल पोजीशन पे आ गया। अब ये चेक कर रहा है कि भाई ओपिनियन क्या देना है। विद रेस्पेक्ट टू ए कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। सही बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगी नहीं रहा है, तो जीएसटी के स्कोप से आउटसाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द एंगेजमेंट टीम हैज फाउंड दैट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू कंपनी अबाउट 75%, मेजर पोर्शन है ना 75%, इज जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स। मतलब कंपनी में सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स होती है और कैश सेल्स होती है। जो कैश सेल्स हो रही है वो 75% हो रही है, तो कैश सेल्स हमारे लिए क्या है ना कि एक सिग्निफिकेंट एरिया है, सिग्निफिकेंट एरिया है। हाउएवर देयर इज नो, हाउएवर क्या लिखा है देखो, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट करता हूँ। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स। वैसा हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है या इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है जिससे हम एक्यूरेसी को वेरीफाई कर पाए कि जो रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स हो रही है वो प्रॉपर हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं लैक कर रहा है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल इसको वेरीफाई करने में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा है। मतलब हमारा सिस्टम इन द सेंस कंपनी का सिस्टम। ठीक है, हम ये चेक कर पा रहे हैं कि कंपनी का सिस्टम अच्छे से वर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एरर या फ्रॉड हो रखा हो कैश सेल्स के अंदर। देयरफॉर द टीम हैज बीन अनएबल टू वेरीफाई सच रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स। भाई हमारी जो टीम है वो वेरीफाई ही नहीं कर पा रही, वेरीफाई नहीं कर पा रही, इसका मतलब क्या है, हमें एविडेंस ही नहीं मिल रहे, अनएबल टू वेरीफाई, हमें एविडेंस ही नहीं मिल रहे। तो देखो अब मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, जब भी हम क्वालिफाई रिपोर्ट देते हैं ना, तो या तो ये होता है कि उसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, उनका इफेक्ट जो होता है मटेरियल बट नॉट परवेसिव होता है। या फिर जो एविडेंस हमको नहीं मिले हैं उनका जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव होता है। अभी अगर अपन बात करें तो हमारी जो सेल्स है ये अबाउट 75% है। अगर तो 75% यानी है कि मेजर पोर्शन कवर कर रही है, मतलब लगभग हर जगह मटेरियल के साथ साथ ये परवेसिव भी हो जाएगा। अब दूसरी बात रही ये कि देखो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले नहीं है। अगर मिले नहीं है तो अपन क्या करेंगे, या तो क्वालिफाई दे सकते थे या फिर क्वालिफाई दे सकते थे या फिर डिस्क्लेम दे सकते थे। तो क्वालिफाई दे नहीं सकते क्योंकि मटेरियल एंड परवेसिव वाली सिचुएशन आ गई, तो अब हमें देनी पड़ेगी डिस्क्लेम। ठीक है, और फिर आपको मैं एक और चीज ऑप्शंस के साथ ही दिखा देता हूँ कि जब भी हम किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें ना एक स्टेटमेंट लिख के देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट कर दिए हैं तो हमें लिख के दे देते ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड। पर जब केस ऐसा आ जाता है कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और हम ऑडिट को पूरी कंप्लीट ही नहीं कर पाए, तो जब ऑडिट हो ही नहीं पाई है तो हमें ये जो स्टेटमेंट लिखते थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, इसको चेंज कर देते थे और उसकी जगह क्या लिखते थे, ऑडिटर वाज इंगेज इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप तुम लोग समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो स्टेटमेंट जो हम लिखते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, अब वो नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, ऑडिटर वाज इंगेज टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको रीजंस दे दिए हैं कि यहाँ पे डिस्क्लेम क्यों जाएगा, तो क्वालिफाई नहीं जाएगा ये भी आपको पता है।
एडवर्स नहीं जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है ना, नहीं मिले हैं, तो उस केस में क्या जाएगा, अपना डिस्क्लेम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो दो जगह डिस्क्लेम दे रखे हैं, तो फिर क्या है ना कि यहाँ तक तो पूरा पूरा सेम आएगा। डिस्क्लेम विल बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, बेसिस भी हम दे देंगे। यहाँ तक देखो ये दोनों दोनों पॉइंट सेम सेम है ना। बिसाइड स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट विल बी चेंज्ड, देखो स्टेटमेंट चेंज करेंगे। अब नीचे वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, हम स्टेटमेंट पहले लिखते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, जब अपनी ऑडिट पूरी कंप्लीट हो जाती थी। पर इस वाले केस में ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन ऑडिटेड। एक्चुअल में हम ये वाला नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑडिटर वाज इंगेज टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस वजह से अपना पॉइंट नंबर सी क्या है, राइट है। ठीक है, मैं मतलब बिल्कुल वैसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको है ना ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला पॉइंट आपको कवर करके चलना है कि जब अगर हमने ऑडिट नहीं करी है तो हमें जो वो स्टेटमेंट अपना चेंज करना पड़ता है, वो स्टेटमेंट चेंज करके ये लिखना पड़ता है। इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, ऑडिटर वाज इंगेज टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चेंज कर देंगे अपन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर सेकेंड केस पढ़ लेते हैं, कंसिडरिंग लिटिगेशन मैटर। देखो कुछ लिटिगेशन मैटर है, उसको कंसिडर करना है एक्सेल लिमिटेड। एक्सेल लिमिटेड पूरा एक कंपनी का नाम है ना, एक्सेल लिमिटेड खुद एक कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा वो अपन को चेक करना पड़ेगा। अब अपन आ जाते हैं केस बी पे। केस बी क्या दे रखा है, अनादर ऑडिट अनादर क्लाइंट, अनादर क्लाइंट अपना क्या नाम है इसका, एक्सेल लिमिटेड, हैज बीन ड्रैग्ड बाय कोर्ट। तो ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, ड्रैग्ड टू कोर्ट बाय रेयर लिमिटेड। रेयर लिमिटेड थी, उसने एक्सेल लिमिटेड को पकड़ के कोर्ट में घसीट दिया। ठीक है, कोर्ट में कैसे घसीटा, ऐसे पकड़ के कंपनी को घसीट नहीं सकते, कंपनी कोई पर्सन तो है नहीं कि पकड़ा और खींच के एकदम घसीट दिया, ऐसे नहीं होता। फॉर स्टीलिंग इट्स ट्रेड सीक्रेट्स, मतलब रेयर लिमिटेड ने क्या होगा, एक्सेल लिमिटेड के अगेंस्ट में एक केस फाइल कर दिया है। क्यों किया है, फॉर स्टीलिंग इट्स ट्रेड सीक्रेट्स यूजिंग साइबर थेफ्ट। भाई साहब रेयर लिमिटेड का कहना है कि एक्सेल लिमिटेड ने मेरे ट्रेड सीक्रेट्स को चुराया है साइबर थेफ्ट के थ्रू। ठीक है, और रेयर लिमिटेड क्या बोल रहा है कि फाइल्ड ए क्लेम ऑफ 50 करोड़। सही बात है, 50 करोड़ का क्लेम मांगा है कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे को 50 करोड़ का नुकसान हुआ है और अब तुम इसकी भरपाई करोगे। ऑन रिव्यूइंग ऑडिट फाइल ऑफ एक्सेल लिमिटेड, हम तो एक्सेल लिमिटेड के ऑडिटर थे, तो हम जब रिव्यू कर रहे थे ऑडिट फाइल एक्सेल लिमिटेड की, सी एस सार्थक फाइंड्स दैट लीगल ओपिनियन ऑफ कंपनी स्टैंडिंग काउंसिल इज एम्बिग्यूअस। सी एस सार्थक फाइंड्स करता है कि जो लीगल ओपिनियन है कंपनी की स्टैंडिंग काउंसिल्स का, मतलब जो कंपनी का कंपनी की तरफ से जो केस लड़ रहा है, ठीक है, लीगल काउंसिल उसकी, उसका जो ओपिनियन है वो काफ़ी एम्बिग्यूअस है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि हम केस जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है, देर आर प्रेसिडेंट केस लो बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट, ऐसे मतलब बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन क्या ना कि बहुत सी बार जजमेंट कंपनी के फेवर में आता है और बहुत सी बार कंपनी के अगेंस्ट में आता है, तो हम खुद भी मतलब ऐसे पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो बहुत ही एम्बिग्यूटी है। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सेल लिमिटेड आर साइलेंट ऑन दिस लिटिगेशन मैटर। और क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्सेल लिमिटेड के, उसने इस लिटिगेशन मैटर के बारे में बताया ही नहीं है। देखो ऐसा है कि जब भी कभी ऐसी बात आती है कि जब हमारे पास कोई लाइबिलिटी बनने वाली हो सकती है, तो हम है ना उसको एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देके चलते हैं कि भाई साहब कंटिजेंट लाइबिलिटी है 50 करोड़ की, हो सकता है तो देनी पड़ सकती है, हो सकता है तो नहीं देनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जजमेंट ऑफ द कोर्ट, है ना, कि कोर्ट क्या जजमेंट पास कर रहा है। ठीक है, मतलब जज क्या जजमेंट पास कर रहा है कोर्ट से, तो वो मतलब वहाँ का लॉ के हिसाब से वो जो भी जजमेंट पास होगा या तो भरनी पड़ सकती है या बच भी सकते हैं। और ऐसा एग्जैक्ट भी नहीं कह सकते कि 50 करोड़ की 50 करोड़ ही हो सकता है बढ़ भी सकती है, हो सकता है घट भी सकती होगी, घट भी सकती है। लेकिन 50 करोड़ अगर हमको अमाउंट दे रखा है तो जनरली हमें 50 करोड़ की तो कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करनी पड़ती है डिस्क्लोजर्स के अंदर। ठीक है, तो भाई साहब इन्होंने क्या है, लाइबिलिटी को डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है, क्योंकि कंटिजेंट लाइबिलिटी है ना, ऐसे एक्चुअल लाइबिलिटी तो है नहीं, और अभी कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड भी नहीं हुआ है कि भाई साहब आपको देना ही है, अभी तो सिर्फ मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर।
तो क्या हो गया है कि इसकी वजह से एक मटेरियल इफेक्ट तो आ रहा है पर वो परवेसिव नहीं आ रहा है। तो मटेरियल इफेक्ट जब भी आता है और परवेसिव नहीं होता, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को अपनी क्वालिफाई कर देते हैं। तो इसी वजह से अपन बी वाले केस में अपनी रिपोर्ट को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक ऑप्शन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन नीड्स टू बी, अनमोडिफाइड ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते ना अभी सब, ओपिनियन तो मॉडिफाई होगी क्योंकि इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया है और इनको डिस्क्लोजर देना था। ठीक है, इट अमाउंट्स टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल कंटेंजेंट लाइबिलिटी बाय द कंपनी, एडवर्स ओपिनियन नीड्स टू बी एक्सप्रेस बाय ऑडिटर। ठीक है, आगे की जो लाइन लिखी है इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन जो एडवर्स ओपिनियन लिखा है ना, एक्चुअली एडवर्स ओपिनियन नहीं देंगे। एडवर्स ओपिनियन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये जो इफेक्ट है इसका वो मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। परवेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, ये कल को हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो अभी तो हमको खुद को भी नहीं पता है ना कि एग्जैक्टली होगी या नहीं होगी। तो बस हमको नोट्स में, नोट्स के अंदर डिस्क्लोजर देना था इसका नोट्स के अंदर। ठीक है, तो वो हमने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो इसकी वजह से क्या है कि सिर्फ मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, द अमाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल कंटीजेंट लाइबिलिटी बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ए मटेरियल कंटीजेंट लाइबिलिटी बाय द कंपनी। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन नीड्स टू बी एक्सप्रेस, सही बात है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे क्योंकि जो कंटीजेंट लाइबिलिटी वो मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है। ठीक है, पर परवेसिव नहीं है, पर परवेसिव नहीं है, गजब लग रहा है, बोलने में भी बहुत शानदार है। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय ऑडिटर। ठीक है, बिकॉज कंटिजेंट लाइबिलिटी इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ठीक है, मतलब अगर ठीक है यार, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में कभी ऐसा लगे लिख देंगे। और लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द कंपनी हैज नॉट मेड ए मटेरियल प्रोविजन रिजल्टिंग इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट एडवर्स ओपिनियन। अगर देखो प्रोविजन की अभी बात ही नहीं करनी थी अपने को, तो ऐसे कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करना था ओनली। ठीक है, फिर अपन थर्ड केस पढ़ते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं एमसीक्यू। कंसीडरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू रिगार्डिंग नॉन रिकवरेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, कंसीडरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू, हम एक इश्यू को कंसीडर करके चल रहे हैं रिगार्डिंग नॉन रिकवरेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, नॉन रिकवरेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसकी रिकवरेबिलिटी, रिसीवेबल ऑफ ₹3 करोड़, मतलब 3 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था फ्रॉम चेन ऑफ स्टोर्स, 3 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था जो हमने एक्सपोर्ट किया था, जिस जो माल उसका अमाउंट बाकी था ना, अभी क्या है ना कि उसकी डाउट हो रहा है उसकी नॉन रिकवरेबिलिटी, नॉन रिकवरेबिलिटी, कवरेलेबिलिटी, कवरेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी। ठीक है, रिकवरेबिलिटी है ना। तो अब अपन चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है इधर। अब हम पढ़ रहे हैं केस सी, इट इज नोटिस ऑन रिव्यू ऑफ ऑडिट फाइल ऑफ ए क्लाइंट। ठीक है, ये अब अपना तीसरा क्लाइंट है, दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2 करोड़ ऑन टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। 100 करोड़ के टर्नओवर पे उसका पीबीडी कितना आ रहा है, 2 करोड़, मतलब 2% का पीबीडी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी टैक्स और माइनस होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कम हो जाएगा। देयर इज एन एक्सपोर्ट रिसीवेबल फ्रॉम ए चेन ऑफ स्टोर्स आउटस्टैंडिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ₹3 करोड़, फॉर विच देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। इसका कोई चांस ही नहीं है रिकवरी का, 3 करोड़ का अमाउंट। देखो हमारा तो पीवीडी ही 2 करोड़ है, अभी तो हमने टैक्स भी माइनस नहीं किया है, तो अभी तो टैक्स माइनस करेंगे तो अभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कम आएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना, मतलब अभी तो अभी प्रॉफिट और कम आएगा, और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 3 करोड़ का एक अमाउंट हमारा आना था डेटर से, वो आ ही नहीं रहा है, उसका कोई चांस नहीं है रिकवरी का। अगर रिकवरी का अगर चांस तक नहीं है तो भी इस हिसाब से तो हमारा लॉस हो जाएगा। द सेड चेन ऑफ स्टोर हैज गॉन बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट होने वाला है। अब वो बैंकरप्ट हो जाएगा तो कहाँ से पैसा चलेगा। देयर इज ऑल्सो नो होप रिकवरिंग मनी थ्रू ईसीजीसी। देखो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होती है, वहाँ से भी हमें पैसा आने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वहाँ से कोई होप ही नहीं है, ड्यू टू सर्टन टेक्निकल इशू, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। डेप्ट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ बाय द क्लाइंट। भाई डेप्ट जो है, जो हमने दे रखा था, मतलब हमने अपने डेटर जो दिखा रखा था, तो जो क्लाइंट ने उसको क्या है ना रिटर्न ऑफ नहीं किया है, डिस्पाइट बीइंग कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट। मतलब भाई साहब अब तुम्हारा डेटर पूरा बेड डेप्ट हो चुका है ना, वो बैंकरप्ट हो गया है डेटर अपना, बैंक मतलब कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर अपना डेटर था तो डेटर पूरा बैंकरप्ट हो गया है।
अब डेटर से 1 रुपया आने की उम्मीद नहीं है, ईसीजीसी से भी अपने कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से पैसा आने की उम्मीद नहीं है। मतलब मेरी बुक्स में जो डेटर दिख रहा है 3 करोड़ का, वो डेटर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, सही बात है, यहाँ तक समझ में आया। डेटर जो दिख रहा था वो दिखना नहीं चाहिए। अब उस डेटर को अपन ने बोला है, अपन एस एन ऑडिटर बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि अगर एस एन ऑडिटर में मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ कि ये डेटर को हटाओ अपनी बुक में 3 करोड़ का दिखा रखा है जो, तो कंपनी ने क्या किया, वो सही भी नहीं किया है। अब आप देखो उसका अमाउंट कितना है, 3 करोड़, और ये अमाउंट किसको एक्सीड कर रहा है, अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी एक्सीड कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही एक्सीड कर रहा है, आफ्टर टैक्स की तो बात ही छोड़ो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ के टर्नओवर में 2% प्रॉफिट होता है, और इधर तो लॉस ही अपने को 3 करोड़ का हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं है ना, अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब करके चल रहा है। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेट मतलब इसका जो इफेक्ट है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है, यानी कि ये मटेरियल तो है ही सही, साथ ही साथ में क्या है, परवेसिव भी है। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसका जो इफेक्ट है वो मटेरियल तो यही है, साथ साथ परवेसिव भी है। परवेसिव क्यों है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इतना है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी एक्सीड कर रहा है भाई साहब। ठीक है, ओ है ना, इसमें मतलब जब मटेरियल और परवेसिव आते हैं, और देखो यहाँ पे है ना अपन को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल गए हैं। तो जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं, और जब कंडीशन मटेरियल एंड परवेसिव वाली बन जाती है, मटेरियल प्लस प्लस परवेसिव, तो अपन क्या ओपिनियन देते हैं, अपन ओपिनियन दे देते हैं एडवर्स। ठीक है, तो अपन डिस्क्लेम देंगे नहीं, डिस्क्लेम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऑडिट एविडेंस तो मिल गए थे। अनमोडिफाइड नहीं देंगे, भाई साहब अनमोडिफाइड दे ही कैसे सकते हैं, क्वालिफाइड नहीं देंगे। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, एडवर्स ओपिनियन। हम एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, मतलब मटेरियल एंड परवेसिव है ना यार, तो इसलिए एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ अपना क्या है, रिगार्डिंग टू इश्यू ऑफ नॉन इन्फॉर्मिंग टीम, रिगार्डिंग टू इश्यू ऑफ नॉन इन्फॉर्मिंग टीम रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। भाई साहब एक इश्यू आया है कि हम टीम को इन्फॉर्म नहीं किया है इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ बात थी जो बताई नहीं थी फिनिश्ड गुड्स की। क्या बात थी वो, लाइंग एट अ लोकेशन टेकन ऑन रेंट इन February 2024, कि जो इन्वेंट्री है वो कहाँ पड़ी है, एक ऐसी लोकेशन पे पड़ी है जो हमने रेंट पे लिए 2024 में। विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट टू बी इशूड इन केस ऑफ दिस क्लाइंट। ठीक है, अब अपन चलते हैं, अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा क्या है एक्चुअली वहाँ पे केस डी के अंदर अपना। ऑन रिव्यू ऑफ फाइल ऑफ ए क्लाइंट इट इज नोटिस दैट टीम वाज नॉट इन्फॉर्म अबाउट ए फिनिश्ड गुड्स ऑफ ₹1 करोड़ लाइंग एट अ लोकेशन टेकन ऑन रेंट February 2024, यानी 2024 में मैनेजमेंट ने कोई लोकेशन रेंट पे ली थी और वहाँ पे 1 करोड़ का माल रख दिया इन्होंने। ठीक है, और ये बात हमको नहीं बताई, तो हम जो इन्वेंट्री चेक कर रहे होंगे हम तो भाई फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर ही चेक कर रहे होंगे, हमें थोड़ी ना पता है कि इन्होंने कहीं कहीं और भी रेंट पे ले रखी है कोई जगह। द सेड इशू वॉज फ्लैग्ड एट टाइम ऑफ रिकनसाइलिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सेड इशू हम जब रिकनसाइल कर रहे थे इन्वेंट्री को तब हमारे सामने आया। एज द ऑडिट टीम कुड नॉट अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, इस वजह से क्या है कि ऑडिट टीम जो थी वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे जा नहीं पाई। कहाँ की इन्वेंट्री के लिए नहीं जा पाई, जो 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 पार्ट इन्वेंट्री का रेंट वाले गोडाउन में पड़ा था। द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन अब्सेंस ऑफ एडुकेट रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू अबव लोकेशन। देखो हम है ना अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है ना, एडुकेट रिकॉर्ड्स नहीं है, कंपनी के पास में एडुकेट रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो हमें रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। तो हम क्या है ना अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं उस लोकेशन की इन्वेंट्री के लिए जो रेंट पे ली गई है। बाकी लोकेशन की जो इन्वेंट्री थी उनका हमने सब कुछ कर लिया है ना, रिकनसाइल कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में भी हम जाके खड़े रह गए थे। टोटल इन्वेंट्री रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 8 करोड़। ठीक है, तो टोटल है ना 8 करोड़ है, तो अब 8 करोड़ के हिसाब से देखो तो 4 करोड़ यानी 50% होता है। ठीक है, 2 करोड़ यानी कि 25%, 12.5% है कुछ, है ना, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है 15-20% नहीं है, 25% नहीं है, सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ए क्लाइंट इज 10 करोड़। देखो इसका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है और इन्वेंट्री टोटल थी वो भी 8 करोड़ की थी। 8 करोड़ में से अपन ने कौन सा कितना चेक नहीं किया,
ओनली 1 करोड़, ठीक है, और 10 करोड़ के हिसाब से देखें तो ओनली 10% पोर्शन बनता है। इसका मतलब क्या है कि हमें एविडेंस तो मिल गए थे, सिर्फ वो 1 करोड़ की इन्वेंटरी के लिए एविडेंस नहीं मिले, बाकी एविडेंस मिल गए हैं, बाकी अपनी ऑडिट पूरी पूरी कंडक्ट कर ली अपन ने। अब बात आती है कि अपन ओपिनियन क्या देंगे। तो देखो एडवर्स, देखो मटेरियल है, बात मान ली अपन ने, पर परवेसिव नहीं है, ठीक है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। दूसरी बात यह कि हमें सारे ऑडिट एविडेंस मिल गए थे इन्वेंटरी के रिगार्डिंग, सिर्फ वो 1 करोड़ वाले के लिए नहीं मिले थे, बाकी सबके लिए मिल गए, ठीक है। तो अपन क्या है ना कि अपन ओपिनियन दे देंगे एक, अपने पास जो ऑप्शन है उनके हिसाब से। अब अपन ऑप्शन क्या है अपने पास, मॉडिफाइड ओपिनियन। देखो मॉडिफाई दे सकते हैं, सही बात है। बी क्वालिफाइड, अभी मैं बताता हूँ। सी नहीं देंगे, और एम्बिग्यूटी है, ए और बी के अंदर भी एम्बिग्यूटी है ना। अपनी एम्बिग्यूटी क्या है, देखो बात आती है जब मॉडिफाइड ओपिनियन की, तो मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या क्या ओपिनियन होते हैं, एक तो क्वालिफाइड, एक होता है एडवर्स, और एक होता है डिस्क्लेम, है ना। तो चलो अगर क्वालिफाइड और एडवर्स की भी बात करते हैं, मान लेते हैं कि भैया मटेरियल भी और परवेसिव भी है, परवेसिव भी मान लेते हैं अपन, तो भी हम एडवर्स दे देते ज़्यादा से ज़्यादा, एविडेंस तो मिल गए थे हमें सारे, खाली बस वो एक एक 1 करोड़ वाले के लिए नहीं मिले थे, बाकी बाकी सबके लिए एविडेंस मिल गए थे, यानी कि उसका जो पॉसिबल इफेक्ट है हम मान सकते थे मटेरियल होगा और परवेसिव होगा। तो अगर मटेरियल था तो क्वालिफाइड दे देते ओनली, अगर ओनली मटेरियल बट नॉट परवेसिव था तो अपन क्वालिफाइड दे देते, मटेरियल एंड परवेसिव था तो हम क्या कर देते, एडवर्स दे देते। लेकिन जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वो एक और चीज़ कवर करके चलता है, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन क्या बताता है कि भाई हमको एविडेंस ही नहीं मिले, भैया हमको एविडेंस मिल गए थे, लगभग सारे एविडेंस मिल गए थे, सिर्फ वो उसके वर्किंग पे वो उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिले थे, बाकी सारे एविडेंस मिल गए थे ना। तो इस वजह से हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि इसके अंदर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन भी कवर होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मॉडिफाइड है तो फिर नीचे वाला लिखा आइदर मॉडिफाइड और क्वालिफाइड, देखो आइदर वाली सिचुएशन कुछ नहीं बनती, या कोई भी एक दे दो, ठीक है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन अपने को देना पड़ेगा, ठीक बात है। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि तुम समझ रहे होंगे कि भैया आ गया पूरा, ठीक है। तो आप है ना नीचे से एक बार ये भी देख लेना इनके रीजंस क्या बन रहे हैं इनके, जैसे सी वाले का, फर्स्ट वाले का सी है, सेकंड वाले का सी है, रीज़न क्या है इनका देख लेना आराम से। थर्ड वाले का डी है, उसका क्या रीज़न दे रखा है, और फोर्थ वाले का बी है, उसका जो रीज़न मैंने आपको बताया है ना वही है, देखो द टीम हैज ऑब्टेन सफिशिएंट देखो इन्होंने लिखा है द टीम हैज ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर रिफ्लेक्टिंग दिस स्टेटमेंट बट नॉट लाइकली परवेसिव, परवेसिव नहीं है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक बार का अगर परवेसिव भी मान लेते तो भाई मॉडिफाइड जो क्वालिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, मॉडिफाइड ओपिनियन ऑल्सो कवर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑल्सो इंक्लूड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। देखो तो है ना, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को भी इंक्लूड करके चलता है, इस वजह से अपन मॉडिफाइड ओपिनियन पे नहीं क्लिक करते, वरना क्या है अपन मॉडिफाइड ओपिनियन पे ही क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस हिसाब से आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो डाल देना मैसेज, एक क्या ही दिक्कत है।